सोचें ज़रा, तारीख की सबसे बड़ी ज़मीनी सल्तनत वो किसी अजीम शहर में बसने वालों ने नहीं बनाई, नहीं, बल्कि उसे बनाया खुले मैदानों में घोड़ों की पीठ पर रहने वाले खाना बदोश जंगजुओं के एक ग्रोह ने। ये मंगोलों की एक ऐसी नाकाबिले यकीन कहानी है जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इस बात पर एक लम्हे के लिए रुककर गौर करें। एक सदी यानी 100 साल से भी कम अरसे में मंगोलों ने वो कर दिखाया जो रूमियों जैसी अजीम सल्तनत को करने में 500 साल लगे। ये रफ्तार और पैमाने के लिहाज से कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं देखा गया था, और इसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। और ये सिर्फ नंबर्स का एक खेल नहीं है। देखिए, रोमी सल्तनत, जिसका नाम तारीख में गूंजता है, अपने उरूज पर 50 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैली थी। अब जरा मंगोलों को देखें। 100 साल से भी कम वक्त में उन्होंने इससे तकरीबन 5 गुना बड़ी सल्तनत खड़ी कर दी। 2 करोड़ 40 लाख मुरब्बा किलोमीटर। ये एक ऐसी एम्पायर की कहानी है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया और दर्जनों अलग अलग सकाफतों और तहजीबों को एक झंडे तले जमा कर दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है, आखिर ये हुआ कैसे? एक खाना बदोश कौम जिनके पास कोई बड़े शहर नहीं थे, कोई बड़ी ब्यूरोक्रेसी नहीं थी, उन्होंने तारीख की सबसे बड़ी जुड़ी हुई ज़मीनी सल्तनत कैसे बना डाली? इसका जवाब एक शख्स और इसके इनकलाबी नज़रियात में छुपा है। चंगेज़ खान से पहले का जो मंगोलियन स्टेप था ना, वो एक इंतहाई अफरा तफरी की जगह थी। ये कोई एक मुल्क नहीं था, बल्कि आपस में लड़ते हुए कबीलों, पल पल बदलती वफादारियों और जिंदा रहने की एक ना ख़त्म होने वाली जंग का मैदान था। यही वो माहौल था जिसमें मंगोल पले बढ़े। जिंदगी का दारोमदार घोड़ों और मवेशियों पर था। हर कबीला, जैसे तातार, मरकैत या किरायद, वसाइल और ताकत के लिए एक दूसरे के खून का प्यासा था। वफादारियां किसी मुल्क या कौम से नहीं, बल्कि सिर्फ ज़ाती थीं। और उनके पड़ोस में जो ताकतवर चिन डायनेस्टी थी, वो इस बात को यकीनी बनाती थी कि ये कबीले आपस में ही लड़ते रहें ताकि कोई एक बहुत ज़्यादा ताकतवर ना बन जाए। इसी अफरा तफरी और तशद्दुद के बीच तिमूजन नामी एक लड़के का ज़हूर हुआ। वही लड़का जिसे दुनिया बाद में चंगेज़ खान के नाम से जानेगी। इसकी कहानी सिर्फ एक इंसान की जीत की नहीं है, बल्कि एक पूरी कौम को जोड़ने की कहानी है। तैमूजन की शुरुआती ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी। जब वो सिर्फ 9 साल का था तो उसके वालिद को कत्ल कर दिया गया और उसके अपने कबीले ने उसके ख़ानदान को बेसहारा छोड़ दिया। उसने गद्दारी देखी, ग़ुलामी झेली, यहाँ तक कि अपने सगे दोस्त जुमोका से भी शिकस्त खाई। लेकिन शायद यही वो मुश्किलात थीं जिन्होंने उसे एक बेरहम, होशियार और गैर मामूली तौर पर मजबूत लीडर बनाया। और आखिरकार 1206 में उसने तमाम मंगोल कबीलों को मुत्तहिद कर दिया। उसने आते ही पुराने कबायली सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंका। अब ये नहीं देखा जाता था कि कौन किस खानदान से है, बल्कि ये देखा जाता था कि कौन काबिल है और वफादार है। फौज को कबीलों की बुनियाद पर नहीं, बल्कि 10, 100 और 1000 के यूनिट्स में बांटा गया। इससे पुरानी वफादारियां टूट गईं और सब बराह रास्त खान के वफादार हो गए। और फिर यासा, एक ऐसा तहरीरी कानून बनाया जिसने पूरी कौम के लिए उसूल तय कर दिए। ये सिर्फ एक फौजी फतेह नहीं थी, ये एक समाजी इंकलाब था। तो अब जब तमाम मंगोल एक झंडे तले जमा हो गए, चंगेज़ खान ने अपनी नज़रें बाहर की दुनिया पर दौड़ाईं। और उसके बाद जो हुआ, वो तारीख की सबसे तेज़ और सबसे बड़ी फुतूहात का एक ना रोकने वाला सिलसिला था। जब ताकतवर ख्वारिज़मी सल्तनत ने मंगोल सफ़ीरों को कत्ल कर दिया तो चंगेज़ खान का गुस्सा भड़क उठा। और जब उसने बुखारा शहर को फतह किया तो इससे मंसूब ये अल्फाज सिर्फ एक धमकी नहीं थे, बल्कि एक नफसियाती हथियार थे। वो ये पैगाम दे रहा था कि इसकी फतह कोई आम हमला नहीं, बल्कि ये एक खुदाई सज़ा है। इसकी फौजें सीधा वस्ती एशिया के दिल में दाखिल हुईं, जहां उनका पहला बड़ा निशाना था शाहराहे रेशम का मोती, समरकंद। इल्म और सकाफत का वो अजीम मरकज राख का ढेर बना दिया गया। लेकिन ये तूफान वहां रुका नहीं। वो मगरिब की तरफ बढ़ते गए, यहां तक कि रूस की रियासतों के मरकज कीव के दरवाजों तक जा पहुंचे। और मशरकी यूरोप का एक अजीम सकाफती शहर भी तबाह कर दिया गया। उनकी रफ्तार, उनकी हिकमत अमली और उनकी बेरहमी का ये इम्तिजाज नाकाबिल शिकस्त था। लेकिन देखें, फतह करना एक बात है और एक इतनी बड़ी सल्तनत पर हुकूमत करना जिसमें दर्जनों ज़बानें, मज़ाहिब और सकाफ़तें हों, वो बिल्कुल दूसरी बात है। मंगोलों की कहानी का दूसरा और शायद ज़्यादा हैरानकुन बाब यहाँ से शुरू होता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या वो सिर्फ वशी हमलावर थे, जैसा कि हमें अक्सर किताबों में पढ़ाया जाता है, या फिर इस कामयाबी के पीछे कोई बहुत गहरा, कोई सोचा समझा इंतज़ामी निज़ाम भी काम कर रहा था? उनकी फुतूहात ने एक ऐसे दौर को जन्म दिया जिसे पैक्स मंगोलिका या मंगोल अमन कहते हैं।
ہاں، یہ نام تھوڑا عجیب لگتا ہے، لیکن ایک بار جب علاقے فتح ہو گئے تو منگولوں نے وہاں ایسا امن قائم کیا جس سے پورے یوریشیا میں تجارت اور خیالات کا ایسا بہاؤ شروع ہوا جو پہلے کبھی ممکن ہی نہیں تھا۔ اسی دور میں بارود، کمپاس اور پرنٹنگ پریس جیسی ایجادات مشرق سے مغرب تک پہنچی۔ ان کی حکمرانی کا ایک بہت اہم ستون تھا مذہبی رواداری، جو اس وقت کے لیے حیران کن بات تھی۔ منگولوں کا ماننا تھا کہ جب تک لوگ خان کے وفادار ہیں اور ٹیکس دیتے ہیں، ان کا مذہب ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ یہ ایک بہت ہی عملی فیصلہ تھا جس نے بغاوتوں کو کم کیا اور سلطنت کو مضبوط رکھا، خاص طور پر اس دور کے یورپ کے مقابلے میں جہاں ہر طرف مذہبی جنگیں ہو رہی تھیں۔ ان کے پاس یاسا تھا، ایک قانونی ضابطہ جو پوری سلطنت پر لاگو ہوتا تھا۔ ان کے پاس یام تھا، ایک ایسا زبردست ڈاک کا نظام جو ہزاروں میل دور پیغامات صرف چند دنوں میں پہنچا سکتا تھا۔ انہوں نے مفتوحہ علاقوں سے بہترین منتظمین کو اپنی بیوروکریسی کا حصہ بنایا، چاہے وہ چینی ہوں یا پارسی، اور شاہراہ ریشم کو اتنا محفوظ بنا دیا گیا کہ کہا جاتا تھا کہ ایک اکیلی لڑکی سونے کی تھالی لے کر سلطنت کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک محفوظ سفر کر سکتی تھی۔ لیکن تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ کوئی بھی سلطنت ہمیشہ نہیں رہتی۔ اپنی تمام تر انتظامی صلاحیتوں کے باوجود منگول سلطنت کا اتحاد بھی بالآخر ٹوٹنا ہی تھا۔ اصل مسئلہ تھا جانشینی کا۔ جب بھی کوئی بڑا خان مرتا تھا، تمام شہزادوں کو نیا خان چننے کے لیے واپس منگولیا جانا پڑتا تھا۔ اس سے فوجی مہمات رک جاتیں اور اقتدار کے لیے اندرونی لڑائیاں شروع ہو جاتیں۔ 1259 میں مونکو خان کی موت کے بعد یہ لڑائیاں ایک کھلی خانہ جنگی میں بدل گئیں جس نے سلطنت کو ہمیشہ کے لیے تقسیم کر دیا۔ وہ ایک متحدہ سلطنت 4 بڑی ریاستوں میں بٹ گئی: چین میں یوہان خاندان، فارس میں الخانیت، روس اور مشرقی یورپ میں گولڈن ہورڈ، اور وسطی ایشیا میں چغتائی خانات۔ اگرچہ ان پر حکمران اب بھی منگول ہی تھے، لیکن وہ اب آزاد ریاستوں کی طرح کام کرتے تھے اور اکثر ایک دوسرے سے بھی لڑتے تھے۔ تو آخر میں منگول کون تھے؟ بے رحم فاتح جنہوں نے شہروں کو مٹی میں ملا دیا اور لاکھوں لوگوں کو مار ڈالا، یا پھر جدید دنیا کے وہ معمار جنہوں نے مشرق اور مغرب کو اس طرح جوڑا جیسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا؟ شاید سچائی یہ ہے کہ وہ دونوں تھے۔ ان کا ورثہ، تباہی اور رابطہ دونوں کا ہے، ایک ایسا تضاد جو آج بھی تاریخ کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔